हाँ जी बेटा जी। तो कॉस्ट के आरटीपी को और आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कवर कर लिया था। जो चीज़ें पेंडिंग है वो इस वीडियो में कोशिश होगी कि सारी कवर करा दी जाएं, ताकि आपका ये दिसंबर 21 का आरटीपी जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट आपने देखा जी, हमने बैच कॉस्टिंग का सम उसमें लास्ट किया था। ठीक है जी, ये हमारा हो गया था अच्छे से। अब आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सवाल। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी कुछ नई वाली बात नहीं दिखेगी आपको। क्वेश्चन बहुत ही देखा हुआ लगेगा कि पहले भी काफ़ी बार ऐसा देखा है, और फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाए। आर एन बिल्डर एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 अप्रैल 19। टोटल कॉन्ट्रैक्ट 2 करोड़ का है, देख सकते हैं आप। एक्सपेंडिचर फॉर द पीरियड दिस टू दिस, एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर अगले 9 मंथ्स का। बिल्कुल एज अ सेटअप काफ़ी क्वेश्चंस का होता है। एक ईयर कंप्लीट हो चुका होता है और आगे आने वाले साल के कुछ एस्टिमेट दिए होते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी आपने बहुत क्वेश्चनों का देखा। मटेरियल इशूड, वेजेस पेड, आउटस्टैंडिंग। प्लांट का ट्रीटमेंट हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा ध्यान से रखना होता है, क्योंकि यही एक डिसाइडिंग पॉइंट बनता होता है बाद में। फिर एक्सपेंसेस पेड हैं, प्रीपेड एट द एंड है, माइनस कर लेना फर्स्ट ईयर में। अगले ईयर में याद रखना ये ओपनिंग प्रीपेड बन जाएंगे। पार्ट ऑफ द मटेरियल वाज अनसुटेबल देयरफॉर सोल्ड फॉर 725। इसकी कॉस्ट 6 लाख थी, तो बाय बैंक 725 लिख लेना, बाकी प्रॉफिट आ जाएगा 125 का। पार्ट ऑफ द प्लांट वाज स्क्रैप्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 115। प्लांट में बंदे को चिंता हो जाती है पढ़ते ही, कह रहा है यार पार्ट वाज स्क्रैप्ड एंड सोल्ड फॉर 115, पर ये तो बताया नहीं कि उस पार्ट की कॉस्ट क्या थी, कितनी देर उसे यूज किया, क्या उस पे कम्युलेटेड एप्शन थी, कुछ नहीं बताया। सीधे ये बता दिया कि वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड इतना। पर ये ना एक तरह से प्लांट पे एस्टिमेटेड वैल्यू मेथड लगेगा डेप्शन का। ओपनिंग आ जाएगा, जो रिकवरी हुई है सेल प्रोसीड के थ्रू वो क्रेडिट हो जाएगी, और एंड में आप लिख देंगे क्लोजिंग वैल्यू। तो बैलेंस फिगर इज सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन। जो प्लांट आपका डिप्लीट हो गया, वैल्यू जो यूज होगी वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। इस चीज को मैं जरूर शो करवाऊंगा आपको कि कैसे हुआ। वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड में इतना है। कैश रिसीव ऑन अकाउंट टिल डेट एज 70 लाख, रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इससे भाई लोग आप वर्क सर्टिफाइड निकाल सकते हो इजिली। अनसर्टिफाइड की क्या वैल्यू वो बताया हुआ। अब कहता है कॉन्ट्रैक्ट जी अगले साल 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्टर ने ये एस्टिमेट किया है। सर पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखते हैं, फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात बाद में होगी। आओ सर पहले तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चलते हैं। देखो जी, ईयर 1920 का जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है वो आपके सामने यहाँ बना हुआ है। इसके अंदर प्रीपेड की एडजस्टमेंट यहाँ हाईलाइट कर देते हैं। प्लांट यहाँ देखो पूरा डेबिट है, जितना प्लांट सेल करके पैसा है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको एक बार यहाँ से चेक भी करवाऊंगा पहले। 1,15,000, हम लोग इसे बाय बैंक लिख देते हैं, इन्होंने बाय प्लांट लिख दिया, वो भी ठीक है कि अगर यहाँ से प्लांट रिमूव करके फिर प्लांट अकाउंट में बैंक प्रोसीड्स क्रेडिट करनी है तो वहाँ कर लो यार, नहीं तो बाय बैंक ज़्यादा चलता है बेटा जी। बुक्स में भी हम यही देखते हैं, बाय बैंक सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे आप लिख देते। अब बने रहे कि प्लांट एंड मशीनरी पे क्या क्या हो रहा है। 10 लाख डेबिट, ये यहाँ से भाई ये वाला। कितना बेचा वो क्रेडिट, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड 310, तो बाय प्लांट ये 310 दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, 10 लाख डेबिट माइनस 115 माइनस 310, ये प्लांट का जो डेबिट माइनस ये क्रेडिट कर लें तो नेट डेबिट बन रहा है 5,75,000। ये प्लांट की डेप्रिसिएशन है बेटा जी, नेट। तो एस्टिमेटेड वैल्यू मेथड यूज हुआ होगा कि हमने एट द एंड रेजिडुअल वैल्यू देख ली प्लांट की क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं सेल पे कंप्यूट किया, इम्पैक्ट पड़ गया 5,75,000 का। देन मटेरियल एट साइट है, ये आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया। स्टैलिशमेंट चार्जेस हो गए, ये मटेरियल के सेल पे प्रॉफिट हो गया। ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा बड़े आसानी से। अब आगे जड़ी कहानी है वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट की चल रही है, तो उसके अंदर जी उन्होंने आपको पूरे पहले खर्चे खुर्चे बताए हैं कि इतने खर्चे आपके टोटल हो जाएंगे, फिर उसको कंपेयर किया गया है इस तरीके से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई पूरा डिटेल में इन्होंने चार्ट बना दिया कि इस तरह दोनों जड़े ईयर है उसके खर्चे पूरे डिटेल में दोबारा सॉल्व किए हैं। हम लोग इसमें कैसे करते थे, हम WIP की टोटल वैल्यू में से नोशनल प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। 9845 माइनस 2340, सर ये आया 75,05,000। इसको हम लोग बोलते होते कॉस्ट टिल डेट, मतलब आज तक का खर्चा, 31 मार्च 2020 तक का खर्चा।
और उसमें अगर हम एडिशनल खर्चा जो आगे होना है उसको जोड़ लें तो हमारी टोटल कॉस्ट आ सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम इस तरीके से करें ताकि कुछ आपको जड़ा वैरायटी है वो मिल पाए जिसके लिए आप देख रहे हैं। अब अगर इसी को ही हम सारा कॉपी करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग इसी शीट पे बना लेते हैं इसे। यहाँ मैंने लिख दिया, ऊपर आप लिख देना स्टेटमेंट शोइंग एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट। यहाँ मैंने लिख दिया कॉस्ट टिल डेट। कॉस्ट टिल डेट WIP की टोटल वैल्यू में से नोशन ऑफ प्रॉफिट माइनस करके आ जाती है बड़े आसानी से। ये आई सर 75,05,000। अब यहाँ आएगा एस्टिमेटेड एडिशनल कॉस्ट, मतलब और कितना खर्चा होना है वो जोड़ दीजिए। ये आप क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन लें। मेहनत तो सर काफ़ी है, इस फॉर्मेट में भी मेहनत काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान होने वाला। ये देखो 9 मंथ्स का जो एस्टिमेट दिखा रहा है कि मटेरियल इतना इशू होगा, नज़रें बनी रहे। जो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है ये रहा, ये अगले साल के लिए ओपनिंग है। हम इसको तरीके से समझेंगे बिल्कुल। जैसे यहाँ हम मटेरियल लिखेंगे, पहले इसमें लिखेंगे ओपनिंग, चाहे यहीं से उतार लें। पिछले साल का क्लोजिंग है 170, वो इस साल के लिए हो जाएगा ओपनिंग। ये देखो सर 170, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे भी दे रखी है, जहां आप देखते हैं वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइट, पिछले साल का क्लोजिंग, आने वाले साल का ओपनिंग। फिर कितना इशू हो रहा है सर? 3430 ऐड। क्या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन दिया है कि जब एंड होगा तो मटेरियल कुछ बच जाएगा? सर आप देख लीजिए, आपके सामने है सारा डाटा। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब जो मटेरियल और इशू होना है। बाकी मैं यहाँ भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये फर्दर एक्सपेंडिचर्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी होता है। इतना तो जी प्लांट पे लग जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये फ्लैट इन्फॉर्मेशन है। तो इट मीन्स मटेरियल वाला पॉइंट डन है बेटा। अब मटेरियल वाला पॉइंट यहाँ पे ओके कह सकते हैं। 170, 3430, 36 लाख रुपए आ गए। अब सर अगला पॉइंट जो मटेरियल के बाद है वो पॉइंट है बेटा जी लेबर का। लेबर में आप देखें पेड इतना है, क्लोजिंग इतना है, ओपनिंग इतना। तो ये वेजेस भी सही तरीके से आप निकाल लें। वेजेस यहाँ पे हम चेक करेंगे वेजेस को। सर 3493 पे होनी है 9 महीने में, इतनी आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है, इतनी ओपनिंग है, तो एडजस्टमेंट पूरी 3493 ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बेटा जी 332, ठीक है, माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बेटा जी। सर ओपनिंग है जी इसमें 250, 250 माइनस, ठीक। तो 3493 प्लस 332 माइनस 250, दिस इज 3575, बिल्कुल सही। अब वेजेस के बाद अगला जड़ा पॉइंट है वो देख लो बेटा जी। अगला पॉइंट है जी सन्ड्री एक्सपेंस का। एस्टेब्लिशमेंट और प्लांट को एंड में उठाएंगे, पहले हम सन्ड्री एक्सपेंस उठा रहे हैं। सन्ड्री एक्सपेंस में पेड देखो कितने, सर 275, ओपनिंग प्रीपेड जोड़ दो, ओपनिंग प्रीपेड 25,000 एड पेड 275, टोटल सन्ड्री एक्सपेंस हो गए 3 लाख रुपए, ठीक है। अब उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, ये सर पूरे साल के थे इतने 585। इसके बारे में एक लाइन सुने जरा, पहले लाइन सुन लें फिर ट्रीटमेंट करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज इन द प्रीवियस ईयर, मतलब मंथली ये खर्चा उतना ही रहेगा जितना पिछली बार था। तो 585 जो खर्चा था ना बेटा, वो आपका था 12 महीने का, इससे 9 महीने पे लाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा एस्टेब्लिशमेंट चार्ज 585 डिवाइड बाय 12 × 9, तो 585,000 डिवाइड बाय 12 × 9, ये आ गया जी 4,38,750। बहुत बढ़िया सर, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस भी हो गए आपके। अब देखिए सर क्या करना है। सर मटेरियल वेज ये सब हो चुका है, प्लांट पे नज़र बनी है। सर प्लांट पे जो नज़र बनी है तो नज़र बनाए रखिएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड में 310 थी, पिछले साल के एंड पे 310 थी। इसके बारे में पढ़िए क्या लिखा है। कहता 12,50,000 रुपया स्पेंट होगा प्लांट पे, और रेजिडुअल वैल्यू ऑन द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 150। देखो एक तो मेरे पास प्लांट पड़ा है साइट पे, वो वैल्यू है वैल्यू ऑफ प्लांट 3,10,000, ये 31 मार्च 2020 को पड़ा, ये तो है ही है।
और इसके बाद वो कहता है 12,50,000 रुपया और प्लांट पे स्पेंड होगा, और जो रेजिडुअल वैल्यू कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद है 150 है। तो जो प्लांट का आपको फर्दर डेप्शन यहाँ डालना हो तो आप इस तरीके से ला सकते हैं। पहले तो जो आपके पास साइट पे पड़ा है, सर कितना पड़ा है जी, 3,10,000। 3,10,000 में जो आपने और खरीदा जोड़ दें, 3,10,000 प्लस 12,50,000, ठीक है सर, माइनस जो एंड वैल्यू एस्टिमेटेड है। एंड में वैल्यू जी रेजिडुअल वैल्यू कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे 150 है, तो 150 माइनस, तो दिस विल बी 3,10,000। 3,10,000 प्लस 12,50,000 माइनस 150, क्या आ गया जी, 14,10,000। 14,10,000 ये प्लांट हो गया। प्लांट के बाद 4,32,000 कहता है सफिशिएंट होगा टू प्रोवाइड फॉर कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज के लिए मतलब कुछ अनफोर्सीन एरर इन एस्टीमेट, ये सब हो जाता है भाई, किसी भी अगर लंबे समय में होने वाले खर्चे को जो प्रोडिक्ट करना हो तो कॉन्टीजेंसीज के लिए कई बार परसेंटेज में भी प्रोविजन बनती रही है। या तो इन्होंने ऐसे ही कह दिया कि 4,32 है, कॉन्टीजेंसीज 4,32 लिख दो सर। तो ये सर आप सारा मिला लें तो आपकी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो क्वेश्चन में दिया होगा, उसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं स्टार्टिंग में। सर ये 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो एक बार मेरी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ जाए, जिसे हम क्लास में ईटीसी भी कहते थे, फिर हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात कर लेंगे। 75,05,000 पहले के, प्लस 36 लाख रुपए, प्लस 35,75, फिर उसके बाद बेटा जी ये कितने हैं, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए प्लस 438,750, प्लस प्लांट का अगर देखें तो यहाँ 14,10,000 आ रहा, प्लस 4,32 ये भी जोड़ दिया, तो टोटल आ रहा मेरे पास 1,26,0,750। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इनका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना आया। सर एक मिनट, ये सोल्यूशन आपको यहीं मिल जाएगा। देखो भाई, ये जो डाटा है एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिखाया हुआ 27,39,250। तो हम लोग इसको यहाँ, ये हमारी ईटीसी है, एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट, यहाँ एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बुलाते हैं कि बेटा तुम आ जाओ 2 करोड़। ये लो जी 2 करोड़ रुपया लिख दिया हमने। तो फाइंड आउट करते हैं जी भाई क्या बनता है। तो 2 करोड़ के साथ ये 27,39,000, 27,39,250 बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है। तो भैया आप देख सकते हैं 27,39,250 ईपी हमारा आ गया है। ये फॉर्मेट भी कोई गलत गुलत नहीं था यार, बट हमारा जो करने का तरीका ज़्यादा होता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में हम पहले कोस्ट टिल डेट लिखते हैं, तो मैं उस अप्रोच से गया हूँ। बाकी आपको ऐसे करना है ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो सर क्वेश्चंस तो नो डाउट ये वाला भी ठीक ठीक कैटेगरी में ही था, कुछ खास नहीं था यार। प्रोसेस का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तक तो एटलीस्ट एनालाइज कर लेते हैं लेवल कैसा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 of manufacturing company for month of February. अब for unit in process 1 फरवरी 8,000, सारा मटेरियल लगा हुआ 1/4 कंप्लीट है मटेरियल लेबर के लिए, सॉरी लेबर एंड ओवरहेड के लिए। नए यूनिट आए हैं 32,000, तो टोटल इनपुट अपने पास हो गया 40,000। यूनिट कंप्लीट कितने हुए बताया हुआ है, क्लोजिंग WIP कितने हैं बताया हुआ है। तो ऐसे तो ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है, लॉस तो लगता है इसमें है नहीं कोई। WIP ओपनिंग की कॉस्ट पूरे डिटेल में दी हुई है, कॉस्ट ड्यूरिंग द करंट पीरियड भी अच्छी तरह से दे रखी है, और मेथड है बेटा एवरेज वाला, बिल्कुल ही नलायक पार्टी मेथड सबको आता होता है। कहता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना दो जी, फिर ये सब बना दो। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक बार चेक कर लेते हैं बस, उससे ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी देख लेंगे। सर ये देखो ओपनिंग WIP एज इनपुट, यूनिट इंट्रोड्यूस एज इनपुट, 40,000 हो गया। अब 40,000 के करने हैं आपको दो हिस्से, 40,000 के करने हैं दो हिस्से। 28,000 यूनिट इसमें से कंप्लीट है, 12 आपके क्लोजिंग WIP में, ये लिख दिए। सर इनका ब्रेकअप नहीं किया आपने, इसमें ओपनिंग वाले अलग नहीं लिखे। बेटा पप्पू मेथड देख लो कौन सा चल रहा है। एवरेज मेथड में ओपनिंग WIP को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिए।
100%, 100%। ऑल मटेरियल यूज्ड 1/3। ये सर दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, यस सर इट इज देयर। अब जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनती है तो इसमें ही बंदे को ये लगता है कि हमने पुरानी प्रोडक्शन को भी गिना है, क्योंकि उस 28,000 में 8,000 यूनिट तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के थे, जिन पे बहुत एफर्ट्स पहले भी हुई थी, बट हमने उसे करंट पीरियड आउटपुट की तरह रिफ्लेक्ट कर दिया। हाँ जी सर बिल्कुल किया है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? जब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगी उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट भी इंक्लूड करके, ये देख लो सर, जब कॉस्ट आई तो सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट ही लिखी गई। बिल्कुल ठीक सी बात है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी की ये कॉस्ट है, प्लस उसमें हमने करंट पीरियड की कॉस्ट जोड़ दी, ये वाली। तो ये जोड़ के टोटल कॉस्ट आपके सामने है, इक्विवेलेंट यूनिट पड़े हैं, डिवाइड करते ही कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। इसके बेस पे इवेल्युएशन वगैरह करनी है, वो सारा आप जानते हैं, तो इसमें मैं और नहीं जाऊंगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला सवाल सर, अगला सवाल बताइए जी किधर से है? सर ज्वाइंट और बाय का सवाल है, और ये भी असाइनमेंट में कवर्ड है, हर जगह ये सवाल नॉर्मली करवाया होता है, पर द स्टार्ट थोड़ा सा बेटर होता है, तो उस चीज को हम डिस्कस करवा लेंगे। A company produces two joint product A and B from the same basic material. The processing is completed in three departments. Material are mixed in department one. वाली मटेरियल जो है मिक्स किया जाता है डिपार्टमेंट वन में, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सबसे ऊपर। अब इस प्रोसेसिंग के दौरान क्या इमर्ज होगा ये बताएगा। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ए एंड बी गेट सेपरेटेड, कहते हैं इसमें ए और बी इमर्ज होते हैं। आफ्टर सेपरेशन ए चला जाता है डिपार्टमेंट टू में, बी चला जाता है डिपार्टमेंट थ्री में। अभी मैं बना नहीं रहा क्योंकि वो लॉस वाला पॉइंट आना है थोड़ा, इसलिए वेट कर रहा हूँ। ड्यूरिंग अ पीरियड 4 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल वर प्रोसेस्ड इन डिपार्टमेंट वन एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ दिस मच। 4 लाख किलो रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हुई डिपार्टमेंट वन में, जिसमें टोटल खर्चा इतना आया। सर इसे ज्वाइंट कॉस्ट कहते होते हैं। रिजल्टेंट बिकम 50% ए, 40% बी, 10% नॉर्मल लॉस। अच्छा, अब देखो, ये डिपार्टमेंट वन है, इसने 4 लाख kg की प्रोसेसिंग की, ये 4 लाख kg है, ठीक है। अब इसके, ओहो, आराम से 3 हिस्से हो गए। जैसे प्रोडक्ट ए आया, बी आया, तो कुछ नॉर्मल लॉस भी आया, नॉर्मल लॉस। देखिए उसने लिखा है ड्यूरिंग द पीरियड 4 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड एट दिस मच कॉस्ट, रिजल्टेंट 50% बिकम्स ए। 4 लाख का 50% मतलब 2 लाख ये बन गया ए, 2 लाख kg। और दूसरा लिखा है 40% बिकम्स बी, 40% इज 160। ये सर 50%, ये 40%, ये 10%, ये सर 40,000 किलो, ठीक है सर। ये तीन चीजें मर्ज हुई, और ये ज्वाइंट कॉस्ट जो इस सारे में हुई, क्योंकि इस चैप्टर में ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने का मेन पंगा होता है, वो है 17,50,000। ये भी अपन ने यहाँ लिख ली, ज्वाइंट कॉस्ट 17,50,000। बिल्कुल ठीक सी बात है। और सुनिए सर क्या होता है। अब ए, जिस तरह उसने बोला था कि सेपरेशन के बाद ए इज कंप्लीटेड इन डिपार्टमेंट टू, बी गोज टू डिपार्टमेंट थ्री, ये भी इस चार्ट में दिखा देते हैं कि ए यहाँ से डिपार्टमेंट टू की तरफ रवाना हो रहा है, बी जी अपना डिपार्टमेंट तीन की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक सी बात है, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग तो भाई अलग अलग ही होती है ना, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें क्या है। इन डिपार्टमेंट टू 1/5 ऑफ द क्वांटिटी रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट वन इज लॉस्ट इन प्रोसेसिंग। 1/5 ਜਿਹੜੀ प्रोसेसिंग है ਉਹਦਾ तो लॉस ही हो गया, 1/5 तो क्वांटिटी ਜਿਹੜੀ ਉਹ प्रोसेसिंग में ही तबाह होगी, और कॉस्ट इतनी आई। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं अगर इस चार्ट में, डिपार्टमेंट टू में जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, एक तो ये लिख लेते हैं सर, कॉस्ट अपनी है डिपार्टमेंट टू में 2,60,000, ये लिख देना चाहिए। और एक भाई हम और चीज पता कर सकते हैं, हमारा 1/5 ऑफ द क्वांटिटी इज लॉस्ट, 1/5 ऑफ द क्वांटिटी इज लॉस्ट, तो ये हमारे पास आया था 2 लाख किलो। इसमें से 1/5 का लॉस होने के बाद फाइनल आउटपुट बना होगा 160। ओके जी, क्योंकि 1/5 ऑफ 2 लाख,
डिपार्टमेंट 3 जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बी गया था, वहाँ फर्दर न्यू मटेरियल ऐड होते हैं और वेट मिक्सचर डबल हो जाता है और कोई क्वांटिटी का लॉस नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो और मटेरियल लगा है वो मिला के 3 लाख रुपए। तो अगर इस डायग्राम में मैं यहाँ एफपीसी लिखूं तो भाई ये 3 लाख रुपए आ जाएगी और जो एंड प्रोडक्ट है उसका वेट डबल, 3,20,000 किलो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, ये सारी चीजें। अब कहता है डिटेल ऑफ द सेल ड्यूरिंग द सेट पीरियड इज एज अंडर, क्वांटिटी सोल्ड, सेलिंग प्राइस, ये सब दिया हुआ। आप देख सकते हैं कि जितना बना है वो पूरा का पूरा शायद नहीं बिका है। हम यहाँ चेक कर लें एक बार, क्योंकि जो क्वांटिटी बनी थी वो ज़्यादा है। पॉसिबल है स्टॉक्स बच जाते हैं कई बार। देखिए क्वेश्चन तो सारा अब स्ट्रीमलाइन हो गया है, उस चीज़ पे हम आ चुके हैं। और कह रहा है कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं थे और अगर ये प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बेच दिए जाते तो इस रेट पे बिक सकते थे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मतलब समझ दो, मतलब यहीं पे दिस इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट जहाँ ये इमर्ज हो रहे हैं। अगर यहीं पे इन्हें बेच दिया जाता तो इनका सेलिंग प्राइस क्या होता वो दे रखा, 8 रुपये और 4 रुपये। इस इंफॉर्मेशन को भी आप चार्ट पे लिख सकते हैं कि @8 @4 ये बेचे जा सकते थे। बिल्कुल सही बात है। अब और सुनते जाएं। अब कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू ए एंड बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कहता बेटा ये जॉइंट कॉस्ट दिख रही है आपको, जॉइंट कॉस्ट कितनी थी सर, ये आपने यहाँ लिखी होगी, जॉइंट कॉस्ट ये पड़ी। कह रहा है इसे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के रेशियो में बांट दो। बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप इसे बांट सकते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर केजी ऑफ ईच प्रोडक्ट इंडिकेटिंग द जॉइंट कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। कहता फिर एक केजी स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आप जॉइंट कॉस्ट पर केजी भी बताओ, एफपीसी भी बताओ, टोटल भी बताओ। पहले यहाँ तक देख लेते हैं क्योंकि डायग्राम तो हमारा सारा सही बन गया। अब ये तो हमें यहाँ से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो सर ये आउटपुट्स हैं हमारे, हम इंश्योर कर लें कि यही है। हाँ जी, 2,61,60। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशियो यहाँ बनाई जा रही है, ये बन गई है रेशियो, ये रेशियो है। इस रेशियो में ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया गया बहुत ही आसानी से। फिर आगे कॉस्टिंग की जा रही है कि प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। अब जो ये कॉस्टिंग करनी होती है ना बेटा, यहाँ पे लोग फंसते हैं। जैसे आपको ध्यान से समझना है, ये देखो इसमें ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। जो इसका इंटरमीडिएट आउटपुट बोले ना ए का, तो ये है, और फाइनल आउटपुट ये है। बी का इंटरमीडिएट आउटपुट ये है और फाइनल ये है। तो जब आप यदि कॉस्ट लिखोगे इस प्रोडक्ट ए की, तो उसमें ज्वाइंट कॉस्ट इन टोटल तो आपको पता है, पर उसे पर केजी भी तो करना है ना। तो आप बड़े बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब ज्वाइंट कॉस्ट को तो 2 लाख से डिवाइड करेंगे ना, इस वाले को 160 से क्यों भाई, बाद में फाइनल प्रोडक्ट तो यही बना था। सोच रहे हो? तो ये जरूर आप नोटिस में लो। ये देखो फाइनल आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा आपको, दिख रहा, इससे ज्वाइंट कॉस्ट डिवाइड होके जेसी पर केजी किया। एफपीसी तो चलो दी ही पर केजी हुई है, नहीं वो भी सर टोटल में ही है, उसको भी इसी से डिवाइड किया गया। अब लोग इसमें अजीबोगरीब हरकतें कर देते हैं, ज्वाइंट वाले को इंटरमीडिएट से डिवाइड कर देते हैं, एफपीसी को किसी और से, फिर उनको जोड़ के जो बनता है वो कुछ भी नहीं बनता। तो ध्यान रखें, मेरी बात ध्यान से समझें। ज्वाइंट कॉस्ट एफपीसी पर केजी करके इन्होंने निकाली है टोटल कॉस्ट पर केजी। तो चाहे ज्वाइंट कॉस्ट है चाहे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, पर केजी करते हुए डिवाइड किससे करना है आपने सर, किससे करना है डिवाइड, फाइनल आउटपुट। किससे, दोबारा फाइनल आउटपुट, इंटरमीडिएट से नहीं। एक पॉइंट हो सकता है जहां आप गलती कर सकते हैं। बाकी जी उसके बाद फिर प्रॉफिट प्रूफिट निकाला है जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का थोड़ा सा ध्यान रख लें तो हो जाएगा। फिर एक फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की वैल्यूएशन है जो हमेशा ही होता है कि इंक्रीमेंटल सेल वैल्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट करके फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए कि नहीं। वो सब आसान है, जो आपने चैप्टर किया है कभी तो इसके ऊपर आप आराम से बात कर सकते हैं। बाकी एक बड़ा ही डिटेल्ड लेक्चर पड़ा हुआ हमारा यूट्यूब चैनल पे जो पूरा ही चैप्टर कवर करता है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। अब सर्विस कॉस्टिंग का देखा जाना पहचाना सवाल आ रहा है, ले आओ देखते हैं। पीएस, मिस्टर पीएस ओन्स अ बस,
which run according to the following schedule. Delhi to Hisar and back, same day, बहुत normal है. Distance covered 160 किलोमीटर वन वे. दिल्ली से हिसार गए, फिर हिसार से दिल्ली वापस, एक तरफ 160 किलोमीटर, आने जाना राउंड ट्रिप जिसे बोलते हैं 320 हो गया. ऐसा ये बस महीने में 9 दिन करती है और इस रूट पे ऑक्यूपेंसी 90% रहती है. फिर दिल्ली थ्रू अलीगढ़ एंड बैक सेम डेज, इतना डिस्टेंस है, आना जाना 320 ही रहेगा. ऐसा 9 के बजाय 12 दिन है, ऑक्यूपेंसी भी ज़्यादा है. फिर दिल्ली टू अलवर एंड बैक 170 वन वे, 6 दिन इस पे, यहाँ ऑक्यूपेंसी 100% है. बस की बाकी की डिटेल्स, कॉस्ट ऑफ दी बस हम ढूंढ ये रहे हैं कोई नया पॉइंट अगर हो. सैलरी और ड्राइवर कंडक्टर अकाउंटेंट सारा पता ही है. इंश्योरेंस, डीजल कंजम्पशन 5 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज होगी. डीजल का रेट अपडेट करने की कोशिश की गई है, 90 रुपये लीटर तक पहुंचा दिया किताबों में भी. रोड टैक्स दिया हुआ पूरे साल का, तो इसे मंथली कर लेना अगर मंथली कैलकुलेशन के लिए जाओगे मोस्ट प्रोबेबली. लुब्रिकेंट का खर्चा, परमिट फी सब दिया हुआ. फिर पैसेंजर टैक्स टोटल टेकिंग्स पे 20%. बस फिर कितना चार्ज करें अगर हमें प्रॉफिट 30% चाहिए टोटल टेकिंग्स पे, वही एक्स रख के करेंगे तो होगा. फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड फॉर दिल्ली टू हिसार, दिल्ली टू अलीगढ़, दिल्ली टू अलवर, ये आपको फेयर बताने हैं. तो सर इसमें अब कहानी क्या होती है, आपको ये समझना होगा कि भाई पहले तो इसके सिंपल किलोमीटर सही बन जाए, फिर पैसेंजर किलोमीटर सही बन जाए. क्वेश्चन बेकार है, मतलब बहुत ज़्यादा बार हुआ होगा. सर्विस कॉस्टिंग के भी सारे लेक्चर हमारे इस चैनल पे पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब जैसे ये इन्होंने दिखाया दिल्ली टू हिसार ट्रिप पर डे, तो यार वो आने जाने को राउंड ट्रिप पे लिख ले, इससे अच्छा 320 हो गया, 9 दिन ऐसा होता है, ये हो गया राउंड ट्रिप हो गया ना. हिसार, दिल्ली से हिसार गए, फिर हिसार से दिल्ली वापस जा रहे, 320 हो गया. ऐसे ही ये सिंपल वाले निकाल लिए. फिर उसके बाद जी आप जितनी जितनी अपनी सीटिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से पैसेंजर किलोमीटर में चले गए. अब जो सिंपल किलोमीटर निकालने हैं, इससे आपके किलोमीटर बेस खर्चे जैसे डीजल पेट्रोल ये सब डलेगा. रनिंग मेंटेनेंस का इन्होंने अलग हेड बनाया. सैलरी टू ड्राइवर कंडक्टर पार्ट टाइम, ये हमारी अजम्पशंस भी सेम ही होती हैं, इधर ही रखी है. मंथली कैलकुलेशन चल रही है. परमिट फीस भी आ गई है. डेप्रिसिएशन भी मंथली चली गई है. अब होगा क्या, ये जो टोटल कॉस्ट है ना, इस टोटल कॉस्ट में पैसेंजर टैक्स प्लस प्रॉफिट जोड़ के टोटल टेकिंग्स आएंगी. वो टोटल टेकिंग्स आपको पता नहीं है, वो आपने यहाँ एक्सपुट की है, कॉस्ट यहाँ लिखी है इतनी. अब पैसेंजर टैक्स 20% ऑफ टेकिंग्स, 20% ऑफ एक्स. प्रॉफिट कितना है, 30% ऑफ टेकिंग्स, 30% ऑफ एक्स. इस तरीके से सॉल्व करना है, टोटल टेकिंग्स आ जाएंगी. उससे आप अपनी स्टेटमेंट में फिर टैक्स भी दिखा पाएंगे, प्रॉपर टोटल कॉस्ट आ जाएगी इंक्लूडिंग टैक्स, प्रॉफिट भी दिखा पाएंगे. फिर टोटल टेकिंग्स जो आएंगी उसे पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर दें, उससे पता चल जाएगा कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या फेयर चार्ज करना है. फिर दिल्ली से हिसार 160 किलोमीटर की ये टिकट होगी, दिल्ली टू अलीगढ़ इस तरीके से. तो अगेन ना रूटीन क्वेश्चन जी, कुछ भी नया नहीं है कि हम उस पर बहुत टाइम लगाएं. ठीक है, कुछ मिलने नहीं वाला ना. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन में एक आधी कोई मिसिंग फिगर रखी हुई है, उस पर जहां मिसिंग फिगर है वहां थोड़ा सा अलर्ट हो जाएंगे. पहले क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज कर लेते हैं. बेबी मून लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट बेबी कैप. डिटेल इज एज अंडर. इसमें डायरेक्ट मटेरियल 1 मीटर लगता है 60 रुपये मीटर के हिसाब से, लेबर 2 घंटे, वेरिएबल ओवरहेड 2 घंटे, टोटल 120. अब कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट ऑफ बेबी कैप वर मैन्युफैक्चर. डिटेल ये है, 10,000 यूनिट आपने बेबी कैप बनाया, उसमें इतना आपका मटेरियल लग गया इस रेट पे. लेबर का टोटल आपको पता है, आर्स वगैरह और रेट पर आर पे है क्वेश्चन मार्क. वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड पता है, एक्चुअल ओवरहेड पता है वेरिएबल वाले. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस पता है. वेरिएबल ओवरहेड अब्जॉर्ब होते हैं लेबर आर पे, वो तो चलो हमने ऊपर भी देख लिया था. अब कहता है भाई आप ये फॉलोइंग वेरिएंसेस निकाल दो, मटेरियल कॉस्ट, प्राइस, यूसेज और ये सब. वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस वो तो खैर आपने ही दिया हुआ, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस बता दो, फिर लेबर.
चलो मैं इसमें क्या करता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको स्टार्ट दे देता हूँ क्वेश्चन की, मतलब कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वो शो कर देता हूँ। अब जैसे आपको एमसीवी निकालना, तो आप क्वेश्चन में गए, आपने चेक किया कि एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ। हाँ जी सर, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 10,000 यूनिट्स ऑफ बेबी कैप वर मैन्युफैक्चर्ड। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, मतलब कि हम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं कि मटेरियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी एक्चुअल आउटपुट की, और फिर इसे किससे कंपेयर करते हैं? माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, बस ऑब्वियस है, ऑफ एक्चुअल आउटपुट। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे? सर 10,000 यूनिट आपके बने हैं एक्चुअल में, और इधर जो कॉस्टिंग बनेगी वो 60 रुपए के हिसाब से बनेगी स्टैंडर्ड तो। 10,000 इंटू 60 इतने में बन जाना चाहिए था, स्टैंडर्ड तो यही कहता है। एक्चुअल में आपने कितना मटेरियल यूज कर लिया वो बताया हुआ। 11,400 मीटर लग गया जी, 11,400 मीटर 58 के रेट पे। तो ये 11,400 इंटू 58 मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बना है जी 661,200। ये है जी 6 लाख रुपया। ये है 661,200। तो सीधा सीधा 61,200 एडवर्स वेरिएंस आ जाता है। ये आप यहाँ चेक भी कर सकते हैं, टेबल वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं। ये आपका एमसीवी हो गया। अब एमपीवी जो होता है वो सबसे ही आसान होता है। उसमें क्या होता है कि भी जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने इनपुट की यूज की है, ਉਹਦੇ प्राइस डिफरेंस देखने होते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस कौन सा प्राइस? एक्चुअल प्राइस। यहाँ हम एमपीवी की बात कर रहे हैं। एक एमपीपीवी भी होता है, वहां यहाँ क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, यहाँ आएगा यूज्ड। अब इसमें कई लोग गड़बड़ करते हैं। सर जब हम एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो हमारा आउटपुट है। इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लगी है वो बताओ। सर 11,400, 11,400 आ गया। इसका सर स्टैंडर्ड प्राइस बताओ। सर स्टैंडर्ड प्राइस है 60 रुपए। सर एक्चुअल में कितने में मिला? सर 58। तो 2 रुपए सस्ता, तो 22,800 फेवरेबल आ जाएगा। चेक करें, आंसर चेक करें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बिल्कुल जी 22,800। अब बात होती है एमयूवी की। एमयूवी क्वांटिटी को चेक करता है कि सही यूज हुई कि नहीं। तो काम कैसे करता है? वो कहता है जी स्टैंडर्ड प्राइस देखो, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट। डिटेल क्लैरिटी के लिए इसमें भी बता दूं, मटेरियल वेरिएंस हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, सबके लेक्चर चैनल में फ्री में अवेलेबल है, प्लीज जरूर देखा करें। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, स्टैंडर्ड प्राइस देखो जी कितना। सर स्टैंडर्ड प्राइस रॉ मटेरियल का 60 रुपये है, 60 रुपये यहाँ लिख लिया हमने। अब ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। सर 1 यूनिट में 1 मीटर लगना चाहिए, स्टैंडर्ड ये कहता है। तो 10,000 में 10,000 मीटर लगना चाहिए, पर यूज तो सर काफी ज्यादा कर लिया हमने। यस सर, 1,400 मीटर एक्स्ट्रा यूज कर लिया। 1 मीटर 60 रुपए का। सर 84,000 एडवर्स आ जाएगा यहाँ से। और इसे सेट ऑफ करके आप अपने प्राइमरी आंसर के साथ भी टैली कर सकते हैं। सरकार के साथ भी टैली जरूर करें। ये देखें, तो एज रिगार्ड मटेरियल वेरिएंस ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे हमें कहा गया कि वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस कर दो, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड दिस एक्सपेंडिचर वाला। कोई नहीं सर, करवा देते हैं। पहले वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बिल्कुल एमसीवी की तरह ही है कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या कॉस्ट होनी चाहिए, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये यहाँ से दिख जाएगा। सर स्टैंडर्ड कह रहा है कि 1 यूनिट के 20 रुपए होंगे, तो 10,000 यूनिट के कितने बनेंगे? ये होगी स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। कंपेयर दिस विद एक्चुअल। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज 2,24,400। तो भैया ये 24,400 एडवर्स आ गया, आप चेक कीजिए। 24,400 एडवर्स बिल्कुल सही। अब सर जहां तक बात है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी की, देखिए ध्यान से, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस आपको दे रखा। सर ये 4,000 एडवर्स दिया हुआ है, पर मैं एक बात बताऊं आपको,
आपको वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना। तो मैं एक चीज रखता हूँ, ये वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है ना, अगले पेज पे ले लो। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स है। अब ये ओवरहेड्स जो है वो आर्स के हिसाब से हैं, तो यहाँ होंगे एक्चुअल आर्स, सॉरी एफिशिएंसी वाला। तो यहाँ होगा स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, यस। ब्रैकेट में होगा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर्स, ठीक है, एक्चुअल आवर्स। थोड़ा रफ में लिख रहा हूँ फॉर्मूले, ठीक है। और जब आपने आगे जाना है, जब आपको वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालना है, तो यहाँ आपके एक्चुअल आवर्स आएंगे। जिस तरह लेबर रेट वेरिएंस होता है ना, वैसे निकलता है ये। ब्रैकेट में स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर आएगा, माइनस क्या होगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। तो यहाँ फंसोगे ना, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए नहीं हुए, देख लो अच्छे से, क्वेश्चन मार्क है, देख रहे हो। बस वो हम ढूंढ लेंगे, इसके थ्रू ढूंढ लेंगे, इसके थ्रू। अब जब मैंने यहाँ -4000 लिखा, मेरे को स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर तो पता ही है। सर पता है, बिल्कुल पता है सर, कितना है सर, 10 रुपी पर आवर। यहाँ मैंने 10 रुपी लिख दिया। अब स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट भी पता ही है। कैसे सर, सर 1 यूनिट में इन्होंने 2 आवर्स बताए हैं, 10,000 यूनिट्स हैं, 10,000 यूनिट इंटू 2, 20,000 आवर्स लिख दिए। शाबाश सर, माइनस एक्चुअल आवर्स। अब ये वैसे एडवर्स है, आप कंफर्म कर लें, कोई साइन का चक्कर बहुत बुरा चक्कर होता है बाबू भैया, अगर गलत साइन लग जाए। हाँ जी एडवर्स है। तो ये अपने आप में ही एक इंडिकेटिव है कि भाई टाइम तो ज़्यादा लगा होगा। तो हम यहाँ भी पता कर लेते हैं। जैसे भाई 4,000, ये 400 हो गया, एक्चुअल उधर गया, तो ये एक्चुअल आवर्स आपके पास, आप अपनी कैलकुलेशन आराम से कर लीजिए, 20,400 घंटे आ जाएंगे, 20,400। इससे वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस आने वाला है, ये 20,400 यहाँ आगे। चेक करना चाहते हो कि 20,400 है, तो चेक भी करवा देता हूँ, ये देखो 20,400 आ गए यार। अब इधर एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखो जरा, ये आर्स यहाँ है, सॉरी, वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर भी बाई चांस ये है, तो आर्स ये है, ये एक्स जो निकाला है, ठीक है। अब भाई स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड का 10 है, ठीक है। अब तुम कह दोगे सर एक्चुअल रेट नहीं पता, यार पप्पुओं वाली बातें ना करो, वो एक्चुअल रेट क्यों नहीं पता, ये पढ़े हैं ना, ये वेरिएबल ओवरहेड पढ़े हैं आपके, हाँ, ये एक्चुअली हैं, इनको एक्चुअल आर से डिवाइड कर दो, रेट पर आर आ जाएगा। 224,400, 224,400 डिवाइड बाय एक्चुअल आर्स, एक्चुअल आर्स ये हैं, क्या करके देखें क्या आता रेट। सर 2,24,000, 2,24,400 का हुआ खर्चा, 2,20,400 घंटे में, तो 11 रुपये पर आवर आ गया। तो दिस इज 20,400, ब्रैकेट 10 माइनस 11, तो बेटा 1 रुपये एक्स्ट्रा गया, तो 20,400 एडवर्स आपके पास आ जाता। बिल्कुल सर, इस तरीके से। सर आगे आता है लेबर वेरिएंसेस, जिसमें लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी पूछी है। सर आर्स अगर पता ना हो तो उनमें बड़ी दिक्कत होनी थी, पर अब जैसे ही हमें आर्स का पता चल गया, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। पर फिर भी आपको मैं डिस्कम्फर्ट में नहीं डालना चाहता, मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कराता हूँ। एलसीवी, इसमें सर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट देखी जाएगी एक्चुअल आउटपुट की। आउटपुट जो एक्चुअल है वो आपको पता ही है, 10,000 यूनिट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा जी 40 रुपये के हिसाब से देखी जाएगी, तो 10,000 इंटू 40, ठीक है, माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट भाई साहब, एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज दिस मच, 448,800, 4 लाख, और ये 48,800, ये आ गया जी एलसीवी एडवर्स। आंसर देखना हो तो यहाँ से चेक भी कर लीजिए, ठीक है जी, 48,800 एडवर्स यहाँ आ चुका है। अब सर बात आती है एलआरवी की, इसके लिए एक्चुअल आवर्स चाहिए होते हैं, जो कि 20,400 है। ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट जी 20 रुपीज़ पर आवर है लेबर का। अब आप फिर कह दोगे जी एक्चुअल रेट नहीं पता, ये एक्चुअल लेबर कॉस्ट पड़ी है,
हाँ जी पढ़िए। ये आवर्स पढ़े पढ़े, डिवाइड कर दो, रेट पता चल जाएगा। 448,800 डिवाइड बाय 20,400, ये रेट बेटा जी आ गया 22 रुपये। तो भाई 2 रुपये एक्स्ट्रा, तो 40,800 रुपये एडवर्स आ जाएगा। चेक कर लें, LRV का आंसर यहाँ दिया होगा आपको, ये रहा। नाउ यू आर लेफ्ट विद द LEV, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। हाँ जी, लेबर का जो स्टैंडर्ड रेट पर आवर है वो 20 रुपीज़ है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, सर 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स है। For 10,000 unit, it should be 20,000 hours, whereas actual time is 20,400. तो 400 hours extra into 20, 8,000 पे बात खत्म होती है एडवर्स में। चेक कर लें, सर जरूर करते हैं। ये देखिए जी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आपका 8,000 एडवर्स आ जाता। इस तरीके से बेटा जी काम चलता होता है। अब सवाल आ गया है जी मार्जिनल कॉस्टिंग का, फिर उसके बाद जी बजटरी कंट्रोल। बजट वाला क्वेश्चन फिर भी अच्छा है, थोड़ा सा मेरे को लगता है उसमें कि दम है। आओ सर पर रूटीन में रखते हैं। कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज स्टेटेड इन नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ, हेड ऑफिस मुंबई। स्टडी मैट में भी है सिमिलर क्वेश्चन और हमारी असाइनमेंट में भी है। मैनेजमेंट हैज रिसीव द फॉलोइंग समरी रिपोर्ट्स। अब जैसे सेल है, नॉर्थ में एक्चुअल 1100 लिखा, फिर ओवर स्लैश अंडर बजट लिखा। अंडर को उन्होंने ब्रैकेट से इंडिकेट किया, मतलब कि ये 1100 की जो सेल हुई है ना, लैक्स थाउजेंड जैसे भी है, ये बजट से 400 कम है। तो अगर आपको बजट जानना हो तो बजट 1500 का होगा। और ऐसे ही जब सेल कम है तो प्रॉफिट भी बजट से कम ही है, तो बजटेड प्रॉफिट यहाँ 315 होगा। समझ रहे हो, यहाँ 1450 की सेल हुई है, ये बजट से 150 ज्यादा है। तो बजट बेटा ये ओवर बजट है 150, तो बजट कितने का होगा 1300। प्रॉफिट भी ओवर है, बजट कितने का होगा 120। तो एक तो ये चीज, इसकी इतनी जरूरत नहीं है वैसे क्वेश्चन में, बट अगर आपने करना हो तो। आप कहते हैं, आपको कहता है कि भाई आप हर एक फैक्ट्री के लिए और कंपनी एज ए होल के लिए फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल निकाल दो। ये चीज वो कहता है कि फॉर ईच फैक्ट्री नॉर्थ ईस्ट साउथ जैसे भी है, फिक्स कॉस्ट भी निकाल लो, फॉर कंपनी एज ए होल भी आप फिक्स कॉस्ट निकाल लो, ब्रेक इवन भी निकाल लो। इधर स्टार्ट थोड़ा सा मैं दे देता हूँ जैसे होना है। सर देखिए, इन्होंने जो हमने काम किया कि भाई बजट निकाला, इन्होंने भी बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम भी बना लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट तो सर वही लगना था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। अब चेंज इन प्रॉफिट यहाँ 180 का है, 180 प्रॉफिट डिप कर रहा है 400 की सेल के पीछे, तो हमारी पीवी रेशियो हुई 45%। यहाँ चेंज इन प्रॉफिट 120 है 150 की सेल के पीछे। चेंज इन प्रॉफिट, सॉरी सॉरी सर, चेंज इज 90 90 90 90 का चेंज है, चेंज इन सेल इज 150। तो इससे एक तो पीवी रेशियो पहले बनानी है आपने। फिर सर कोई भी सेल फिगर उठा लो, एक्चुअल फिगर उठा लो, उस पर लगा दो पीवी रेशियो। ये आ गई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज फिक्स कॉस्ट। अब प्रॉफिट ध्यान रखना, जो एक्चुअल सेल उठाया तो प्रॉफिट भी एक्चुअल उठेगा, ऐसे करके फिक्स कॉस्ट आएगी। देख रहे हो, फिर सभी डायरेक्शंस की जब फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी, उसे पीवी रेशियो से डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द ब्रेक इवन सेल डायरेक्शन वाइज। उधर टोटल कर दें तो कंपनी के डाटा पे भी आप पहुंच सकते हैं। कंपनी के डाटा को उन्होंने कॉम्पोजिट पीवी रेशियो से भी चेक कराया कि जब कंबाइंड पीवी निकाल के करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, सारा बता रखा है, टोटल कंट्रीब्यूशन, एक्चुअल सेल्स, कंबाइंड पीवी के लिए भी। क्या नहीं समझिए जी इसे भी। बजट वाला क्वेश्चन थोड़ा या बेटर लगा मेरे को, 2 मिनट आप देख लें जरूर अलर्ट होके। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग डिटेल फॉर 1920। मतलब 1920 की जो डाटा है वो आपके सामने है। मटेरियल है, वेजेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड है, अदर वेरिएबल या वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, अदर वेरिएबल कॉस्ट है, एक और एलिमेंट भी है था मतलब, फिर अदर फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड भी दो दो बार है, ध्यान से। तो प्रॉफिट्स दिए हुए, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट एंड द आउटपुट एंड द कॉस्ट फॉर दिस। कहता है इस साल हमने 2 ही प्रोडक्ट बनाए थे, उसका आउटपुट और कॉस्टिंग क्या रही वो आपके सामने। 2 लाख और 1 लाख यूनिट बनाए थे। इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए मटेरियल से, तो 16 लाख का मटेरियल यहाँ से आता, 12 का यहाँ से,
पता चल जाता है कि 28 लाख का मटेरियल किस में कितना लगा। वेजेस का भी ऐसे ही पता चल जाता है। वेरिएबल ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड एज ए परसेंटेज ऑफ वेजेस, दी अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज अंडर। अब यहाँ बड़ा अलर्ट होना, लाइन बोली है कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों प्रोडक्ट्स में वेजेस पे बेस्ड है। तो ये वेरिएबल ओवरहेड है 16 लाख, वेजेस टोटल है 16 लाख, तो परसेंटेज बैठी 100%। ये किसके लिए बोला? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के लिए। और जो ये अदर वेरिएबल कॉस्ट है ये अलग एलिमेंट है, ध्यान रखना। ये पर यूनिट 4 और 4.8 है। आप चेक करके देख लो, 4 इंटू 2 8 लाख, 4.8 इंटू 1 4.8, 8 और 4.8 बिकम्स 12.8। बिल्कुल ठीक है। कहता 2021 में, 2021 मतलब कि जो अगला साल है, इट इज एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25%। ए की डिमांड 25% गिर जाएगी। अभी वो 2 लाख है, तो 2 लाख में 25% की गिरावट करके 1.5 लाख की डिमांड रह जाएगी। एंड फॉर बी बाय 50%। ओहो, बी की भी डिमांड में भारी गिरावट है, 50,000 यूनिट की डिमांड रह जाएगी। इट इज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर अ न्यू प्रोडक्ट सी, जिसकी कॉस्टिंग ये है, यूनिट्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस, मटेरियल, वेज कॉस्ट, ये सब दिया हुआ। इट इज एंटिसिपेटेड, अब ध्यान देना, इसके 2-3 एलिमेंट तो दे दिए, पर मैं बताऊं वेरिएबल वेरिएबल ही अपने अगर बोले ये 4 वेरिएबल एलिमेंट है, 2 तो उसने बता दिया आपको, मटेरियल और वेजेस बता दिए। कहता है इट इज एंटिसिपेटेड अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सी विल बी सेम एज फॉर ए। अब ये अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल क्या है? ये वाला ए का 4 रुपए, इसमें भी 4 रहेगा। और जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है सर, उसकी वेजेस पे परसेंटेज होती है, तो आपकी वेजेस पे डिसाइड होगा वो। तो बस ये बारीकी से पढ़ना कि मिसमैच ना हो जाए। कहता भैया आप ऐसा करो, एक बजट बना दो, उसमें करंट पोजीशन भी दिखा दो और आने वाला साल भी दिखा दो, तो कमेंट करो। करंट पोजीशन में तो जी 2 ही प्रोडक्ट थे, पता ही है आपको। आने वाले साल में इन दोनों प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिमांड फोरकास्ट बुरी है, तो हम नया प्रोडक्ट लाने की सोच रहे हैं। करंट पोजीशन कुछ मुश्किल नहीं है जी, ये उठाए, सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, ये सब दे रखा, यहाँ कंट्रीब्यूशन तक गए, फिर उसके बाद जी फिक्स्ड कॉस्ट जड़ी है फैक्ट्री और अदर माइनस करती इकट्ठे। समझना है तो ये समझो आने वाला साल, इसकी 25% सेल डिप होगी, इसकी 50% सेल खत्म होगी। सी लाए संभालने के लिए बिजनेस को। सी की सर क्या फोरकास्ट है? 2 लाख यूनिट, 28 रुपये रेट, ठीक है, इतनी चीज को टिक करते हैं, 28 रुपये के हिसाब से ये बना। फिर सर आप नीचे देख रहे हैं कि भाई जड़ी ये मटेरियल कॉस्ट है और वेजेस है, 25% कम इसमें आता, इसका जो दिया हुआ इसका वहां पढ़ लो क्या दिया सर, 6.4 दिया है, तो 6.4 अपन ने अप्लाई किया 2 लाख पे, तो ये आ गया। फिर ऐसी उसकी वेजेस लिखी। अब ध्यान रखो कि जो आपके वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है उनकी वेजेस पे आप देखो परसेंटेज 100% हर जगह नजर आ रही है। अदर वेरिएबल कॉस्ट ध्यान से लगानी है, 4 रुपए है इस केस में भी और इस केस में भी, इसमें डिफरेंट है। और इस तरीके से फिर सारी जो फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही रही, कोई क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं। इस वजह से 18,40,000 का प्रॉफिट पिछले साल हुआ था और भारी गिरावट आ गई थी उन दोनों प्रोडक्ट्स में। अब नया प्रोडक्ट लाके प्रॉफिट हम 20 लाख तक ले आए हैं। कहता है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सी से इज लाइकली टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 1,60,000 इन 2021 एज कम्पेयर टू 1920। चाहे डिमांड ए और बी की फेल हो रही है, इसलिए सी रिकमेंडेड है, सी इज रिकमेंडेड। फिर सर आगे कुछ थ्योरी क्वेश्चन दिए हैं जो कि काफ़ी, पहले वाला तो पुराना ही क्वेश्चन है, कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन और ये सब, मतलब कि सारे ही नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं। तो आपने एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना है, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है जो कि काफ़ी चले हुए हैं पेपर में, काफ़ी बार आते रहते हैं ऐसे वाले थ्योरी क्वेश्चन, तो इनको भी एक बार गो थ्रू हो जाए। ये जी अब आपका कॉस्टिंग का आरटीपी फुल फ्लेज कंप्लीट है फॉर दिसंबर 21। ऑल दी बेस्ट, अच्छी तरह इसे करें, प्रैक्टिकली खुद सॉल्व करके देखें ताकि कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। ओके जी बेटा।